आज एक कहानी सुनते हैं, तीन दोस्तों की कहानी। अमर, अकबर और एंथोनी। तीनों ने स्कूलिंग साथ की, तीनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया और आज वो तीनों रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले तीनों रिटायर हुए। मोर और लेस एक ही जैसी पोजीशन पे थे, डिफरेंट कंपनी में। जब रिटायर हुए तो उन सबको 2 करोड़ के नियर अबाउट कॉर्पस मिला, ±1 to 2%। तीनों बहुत खुश थे। 60 साल की उम्र थी और तीनों ने सोचा अब हम अपनी सारी जिंदगी बहुत मजे में बिताएंगे, आराम से। जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे, जो इतने दिनों तक काम की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी में ना कर पाए। अमर ने अपने 2 करोड़ बैंक में ले गए और बैंक से बात करके एक लॉन्ग टर्म एफडी कर ली। साथ में बैंक वाले ने उसे एडवाइस किया, वरिष्ठ योजनाएं हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उसने कुछ पैसा उनमें भी लगाया। अकबर अपने दोस्त के पास गया जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस में काम करता है। उसने उसके साथ डिस्कस किया, कुछ पैसा इंश्योरेंस में लगाया और कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। एंथोनी ने भी इसी तरह से कुछ प्लानिंग की। आज उनके कॉलेज का रियूनियन है और तीनों मिलने वाले, तीनों बहुत एक्साइटेड है एक दूसरे से मिलने पर अमर बोलता है, यार 10 साल तो बहुत अच्छे से निकल गए, लेकिन अब जो मंथली मुझे पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है। डे टू डे एक्सपेंस नहीं मीट करने पाता हूँ। इस एलिमनी के लिए भी मैं जानता हूँ मैंने कैसे पैसे जुगाड़ किए और यहाँ आया। अभी तो केवल 70 साल का ही हुआ हूँ, 20 साल और बाकी है। वही अकबर बोल रहा है, यार थोड़ी दिक्कत तो मुझे भी आ रही है, लेकिन तेरी जैसी हालत नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और जो मंथली इनकम आ रही थी बैंक से या पेंशन से वो नहीं बढ़ रही। एंथोनी उसकी जगह उलट चहक रहा है, बोला मैं तो नेक्स्ट ईयर यूरोप प्लान कर रहा हूँ। अकबर और अमर दोनों उसे आश्चर्य से देखते हैं, बोले यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब तुम्हारे पास और भी पैसे हैं, तुम कुछ काम कर रहा है, अभी कुछ कमा रहा है। बोला हाँ कमा तो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कमा रहा, मेरा पैसा पैसे कमा रहा है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हम सबको मोरलेस एक जैसे पैसे मिले थे, एक साथ ही हम रिटायर किए थे, तुमने उसके बाद कुछ काम शुरू किया। बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसका राज क्या है कि एंथोनी आज भी बिना किसी चिंता के अपनी लाइफ जैसी वो चाहता वैसी जी रहा है। वहीं अकबर और अमर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए चिंतित है। तो चलिए वो जानते हैं। अमर ने अपने सारे पैसे बैंक में दिए, एफडी में दिए और कुछ सेविंग्स में रखे, कुछ सीनियर सिटीजन वाली स्कीम्स में भी लगाया। हर स्कीम में मिला भी दे तो उसका एवरेज रिटर्न 7% से ज्यादा नहीं बैठ रहा है एनुअल रिटर्न, और उसका खर्च भी 7% के आसपास है। अमर को हर महीने बैंक से 1 लाख मिल रहे हैं और उससे उसका खर्च आराम से निकल रहा है। लेकिन जो खर्च 1 साल पहले उसके 1 लाख में पूरा होता था, आज 10 साल बाद वो खर्च 2 लाख में पूरा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो उसे अब 10 साल बाद जब वो 70 का हो गया है, उसे 1 लाख की जगह मंथली 2 लाख की जरूरत है टू मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल। या तो वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपने कॉर्पस से पैसा ले या फिर अपनी लाइफस्टाइल को लोअर कर ले। ये स्ट्रगल अमर फेस कर रहा है और इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे अब आने वाले दिनों की चिंता हो रही है। वही सेम हाल अकबर का है, उसने इंश्योरेंस में लगाया, पेंशन स्कीम में लगाया, वरिष्ठ योजना में लगाया और बैंक में भी दिया। वहाँ पर भी रिटर्न 7% से ज्यादा जनरली नहीं आता है। उसके खर्च भी बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसने खर्चे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के कारण मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया है। तो अमर एंड अकबर दोनों उसी जोन में है और वहाँ से वो स्ट्रगल फेस करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ यही एक विडंबना होती है। उन्हें एक कॉर्पस का जो अमाउंट मिलता है वो बहुत सही होता है, लेकिन चूंकि वो वन साइडेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी प्लानिंग नहीं करते, आगे आने वाले 40 साल या 30 साल को ध्यान में रखकर, तो कुछ सालों के बाद वो मुसीबत में आ जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी खड़ी हो जाती है। वही एंथोनी ने उसने स्मार्टली प्ले किया, उसने एक पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल से कांटेक्ट किया और अपना कॉर्पस बताया और अपनी नीड बताया। तो नीड के हिसाब से उसने वर्कआउट किया, उसे मंथली 1 लाख की जरूरत ही नहीं है, उसे मंथली केवल 75,000 की जरूरत है। तो उसने मंथली 75,000 रुपये विड्रॉ किए और 25,000 रुपये उसके कॉर्पस में रखे रहे। वहीं जब अमर और अकबर ने 1 लाख विड्रॉ किए तो उन्होंने अपने खर्च भी उसी हिसाब से कर लिए कि मेरे पास 1 लाख है, आई कैन स्पेंड 1 लाख।
एंथोनी ने पहली समझदारी दिखाई कि उसने एसेस किया कि उसे कितने रुपयों की जरूरत है। अब ये जरूरत कैसे वर्कआउट करी? उसने अपनी जरूरत को 3 चीजों में बांटा। नीड क्या चीज की है, उसे क्या चीज की इच्छाएं है, क्या एस्पिरेशन, उसे फॉरेन ट्रेवल करना है, वो एक एस्पिरेशन, उसे अपने फैमिली में वो बुजुर्ग है, लोगों को गिफ्ट देने, वो उसकी इच्छा है, डिजायर है। और डे टू डे लाइफ में जो उसे अपनी लाइफ मेंटेन करनी है कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ, वो उसकी नीड है। उसे एक कार भी चाहिए ताकि वो फ्रीली जा सके। इसी तरह से उसने अपनी सारी नीड, वांट्स एंड डिजायर की प्लानिंग करी, फिर वर्कआउट किया उसे मंथली कितने रुपए चाहिए, ट्रेवल के लिए साल में या 2 साल में जब जाना है तो कितने रुपए चाहिए। तो उसने अपनी पूरे नीड को एक टाइम फ्रेम में बांधा, उसे इक्वली डिवाइड नहीं किया, उसे एक टाइम फ्रेम में बांधा कि मंथली कितना चाहिए, एनुअली कितना चाहिए और मुझे हर 2 साल में कितना अमाउंट चाहिए। आप बोलेंगे इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अच्छे से करने पाए। इससे वर्कआउट करने पाया कि उसे नेक्स्ट 1 ईयर में कितने रुपयों की जरूरत है, नेक्स्ट 2 ईयर में कितने रुपयों की जरूरत है, नेक्स्ट 3 इयर्स में कितनी जरूरत है, 5 साल के बाद कितने रुपयों की जरूरत है। और उसने उसी तरह से अपने रुपये इन्वेस्ट किए। उसे 75,000 की जरूरत थी मंथली, तो 1 साल में कितने हुए? 9 लाख, प्लस उसे 3 लाख चाहिए थे ईयर में एक बार फॉरेन ट्रेवल के लिए, तो टोटल 12 लाख उसे चाहिए थे। नेक्स्ट ईयर भी वही 12 लाख चाहिए थे, प्लस 7% का इन्फ्लेशन रखकर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग उसे वही मेंटेन करनी थी, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण कॉस्ट बढ़ने वाले थे। और नेक्स्ट ईयर उसके भाई के बेटे की शादी थी जिसमें उसे 50,000 रुपए देने, तो उसने वो भी प्लानिंग में जोड़ लिया। सिमिलरली उसने 3rd ईयर भी निकाला, तो जो पैसे 1 साल के लिए चाहिए थे उसने उसे एक डिफरेंट बकेट में डाला, जहाँ रिस्क लो था और लिक्विडिटी हाई थी, लाइक लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहाँ रिटर्न की रेट 5% से ज्यादा नहीं है लेकिन वॉलेटिलिटी भी नहीं है। और जो पैसे उसे 3 साल में चाहिए थे उन पैसों को उसने उससे थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड में डाल दिया। और उसके बाद जो पैसे उसे 5 साल के बाद चाहिए थे और जो पैसे उसे 10 साल के बाद चाहिए थे उसने उसी तरह से डिफरेंट इक्विटी स्कीम में डाला, हाइब्रिड स्कीम में डाला। उसने अपने एडवाइजर के नॉलेज का पूरा फायदा उठाया और वो फंड उसे मैनेज करने के लिए दे दिया, ताकि जो पैसा 5 साल और 7 साल के बाद की जरूरत का था, जो इक्विटी और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट था, उसकी मॉनिटरिंग एंड रिव्यू उसका एडवाइजर कर सके और जरूरत पड़ने पर जब उसका 1 साल का पैसा खत्म हो जाए तो उसके पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग एंड रीस्ट्रक्चर कर सके। आज उसके पास पैसा है लाइफ मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, बल्कि वो 70 साल का हो गया है और 20 साल बाद भी कुछ कॉर्पस ही लेगेसी में अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। तो ये है बकेट प्लानिंग ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस। तो इस तरह से आप अपने रिटायरमेंट को भी मजेदार बना सकते हैं, ना कि एक फियर और डर के साए में जीना है। ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो रिटायरमेंट फंड की जो कॉर्पस हमें मिला है उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हमें 3 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि हमारा कॉर्पस सेव रहे, हमें लिक्विडिटी मिले, हमें मंथली एक इनकम मिलती रहे हमारे डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के, साथ ही एक ग्रोथ का स्कोप भी रहे। ग्रोथ स्कोप माने मोर देन इन्फ्लेशन, नॉट इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन, मोर देन इन्फ्लेशन। उसके लिए हमें एक पोर्शन ऑफ अपना कॉर्पस इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होगा, जो पैसा हमें अपने रिटायरमेंट के 5 साल, 7 साल या 10 साल बाद लगेगा। ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर। यही काम एंथोनी ने किया। अब रिटायरमेंट कॉर्पस को मैंने बकेट एनालिसिस तो बता दी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, जैसे इमरजेंसी फंड। हमारी एज के साथ मेडिकल इमरजेंसी बहुत आती है, कुछ कंटीजेंसी भी आ सकती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते, तो कंटीजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसका क्वांटम क्या होगा वो डिपेंड करता है आपके हेल्थ की सिचुएशन के ऊपर, आपके नेटवर्थ के ऊपर एंड आपके रिस्क प्रोफाइल पर। फिर भी मेरा मानना है कि आपके नेक्स्ट 1 ईयर का जो पैसा आप खर्च करने वाले हो, उतना पैसे का अमाउंट इमरजेंसी एंड कंटीजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। एक मेडिकल इंश्योरेंस, ताकि कोई मेडिकल क्राइसिस हो वो इंश्योरेंस आपके खर्चे को मीट कर सके और आपका कॉर्पस इम्पैक्टेड ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्कीम दे रखी है, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य साथी, तो वो सब स्कीम में भी हम अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के हेल्थ के लिए अलग से इंश्योरेंस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, वी कैन यूज दैट ऑल्सो। इन दोनों के बाद हमारे पास
हमारे नंबर, इमरजेंसी नंबर एक जगह लिखे होने चाहिए, ताकि आपको कुछ इमरजेंसी हो तो आपके आस पड़ोस वाले आपके लोगों को कनेक्ट कर सके। उसी के साथ आपको अपने फंड की डिटेल भी लिखी होनी चाहिए और किसको कांटेक्ट करना है उस फंड को विड्रॉ करने की। लाइक मेडिकल पॉलिसी है, इमरजेंसी में मेडिकल पॉलिसी को यूज करना है तो आपका एजेंट कौन है, किसे कांटेक्ट किया जाए, वो लिखा होना चाहिए। आपका फंड कहाँ इन्वेस्ट है उसकी डिटेल आपके अपनों को शेयर की होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आप जब उस हालात में नहीं हो कि आप खुद पैसे विड्रॉ कर सको तो वे लोग उसे इनिशिएट कर सके। कुछ लिक्विड फंड घर पर रखें ताकि रात बेरात जब कोई इमरजेंसी आए तो आप उस कैश को यूज कर सको। कई तरह की सीनियर सिटीजन के लिए कुछ गवर्नमेंट की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसका डिटेल नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो। इन स्कीम्स में सीनियर सिटीजन को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू अदर स्कीम। तो ये फैसिलिटी भी अपने यूज कर सकते हैं फॉर वन पोर्शन ऑफ योर कॉर्पस। तो दोस्तों, अपने कॉर्पस को डिफरेंट बकेट में डिवाइड करिए, केवल एक जगह मत रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, अपनी सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट नंबर डॉक्यूमेंट्स पे लिखकर या किसी के साथ अपने के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वो इमरजेंसी पे आपको कनेक्ट कर सके। और बिल बनाना न भूलें। रेगुलर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए, उसे रीस्ट्रक्चरिंग और रीबैलेंसिंग करिए, एडवाइजर की हेल्प लीजिए। हर पैसे को काम में लगाइए। इनकम, सेफ्टी एंड ग्रोथ तीनों को ध्यान में रखिए। कभी भी अपने कॉर्पस को दूसरों के नाम न करें, अपना कंट्रोल बनाए रखिए। मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बिना सोचे समझे अपने जीवन भर की पूंजी को ना लगाएं। कभी भी केवल एक एसेट क्लास पर भरोसा ना रखें। सेफ्टी, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड ग्रोथ, ये चारों को ध्यान में रखकर अपने कॉर्पस की प्लानिंग करिए और एंथनी जैसी लाइफ जिए। रिटायरमेंट जीना छोड़ना नहीं है, बल्कि जिंदगी को वापस जीने की शुरुआत। इट्स रीसेट बटन। तो जिंदगी को खुल के जिए, अपने लिए जिए, अपनों के लिए। अगर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए रोड मैप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रोड मैप लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कुछ और चीजें आपको जाननी है तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखें कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं अपना वीडियो शेयर करूं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, ये मुझे और ज्यादा आपके पास आने के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ और आपको जानना है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो प्लीज राइट टू मी, आई विल रिवर्ट बैक टू यू इन सम टाइम। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।